प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर श्यामा अग्रवाल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से। विद्यार्थियों, संस्कृत साहित्य स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के प्रश्न पत्र 6 के शास्त्रीय साहित्य के अंतर्गत हमें कौटिल्य अर्थशास्त्रम के प्रथम अधिकरण का अध्ययन करना है। प्रथम अधिकरण बहुत महत्वपूर्ण अधिकरण है। इस अधिकरण में 16 प्रकरण तथा 21 अध्याय है, जिसमें सबसे पहला अधिकरण समुद्देश है। प्रथम अध्याय में उद्देश्य अर्थात प्रतिपाद्य वस्तु मात्र का निर्देश किया है। 15 अधिकरणों के विषयों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। इससे संपूर्ण अर्थशास्त्र के आकार का ज्ञान हो जाता है। संक्षेप रूप से ज्ञान होने पर ही विशेष रूप से जानने की जिज्ञासा होती है। वही जिज्ञासा अर्थशास्त्र के अध्ययन के प्रति प्रवर्तक करती है। अध्येता की जिज्ञासा का उत्पादक होने के कारण इसका अत्यधिक महत्व है। प्रथम अधिकरण में विद्याओं तथा उसके ज्ञान की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हुए राजा को विनय संपन्न होने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया है। राजा राष्ट्र का ही जीवंत रूप है। यदि वह विनय संपन्न नहीं है तो प्रजा भी विनय संपन्न नहीं हो सकती, क्योंकि कहा गया है यथा राजा तथा प्रजा। पहले विद्याओं को प्राप्त करना, पुनः जीवन पर्यंत ज्ञानी जनों के साथ संबंध, गुरु शिष्य भाव बनाए रखना अति आवश्यक है। राजा का आचरण अति उदात्त होना चाहिए और उसके लिए जितेंद्रिय होना भी आवश्यक है। जो राजा जितेंद्रिय नहीं हुए भूतकाल में या इतिहास में, इतिहास बताता है कि उनका विनाश भी अवश्यंभावी हुआ। इसकी एक लंबी सूची प्रस्तुत की गई है। उदाहरण प्रस्तुत करने से उस उपदेश के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है तथा भय के कारण स्वयं भी आचरण के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि राजा जितेंद्रिय है तो प्रजा कभी भी व्यभिचार आदि नहीं करेगी। इस प्रकार वह राजा चिरकाल तक निरंतर पृथ्वी अर्थात प्रजाओं की रक्षा में निरत रहता है, राज्य का भोग करता है। जितेंद्रिय होने पर भी राजा का प्रतिपादन का कार्य नियमों से अनुशासित होना चाहिए। इसलिए उसके प्रतिदिन की क्रिया का प्रतिपादन चाणक्य ने किया है। कौन से गुण त्याज्य है तथा कौन से गुण ग्राह्य है, इसका विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है। राज्य कर्म एकाकी नहीं देखा जा सकता। उसके लिए अमात्यों, मंत्रियों तथा पुरोहितों की नियुक्ति के प्रकार बताते हुए उनके गुणों का भी निर्धारण किया गया है। उन गुणों से युक्त ही अमात्य आदि होने चाहिए। इससे राज्य सुदृढ़ होता है। यद्यपि प्रथम अध्याय में सारे प्रतिपाद्य विषयों का केवल नामतः कथन है, लेकिन आगे प्रत्येक अध्याय में एक एक वस्तु का पूरी तरह व्याख्यात्मक वर्णन किया गया है। अमात्य आदि के गुणों के परीक्षण के समुचित उपाय भी बताए गए हैं। पुरोहितों की योग्यता का निर्धारण किया गया है। अमात्यों की परीक्षा के लिए धर्मोपधा, अर्थोपधा, कामोपधा तथा भयोपधा नामक 4 प्रकार की उपधाओं का प्रयोग बताया गया है। जिस उपधा से जो शुद्ध हो उस व्यक्ति को उससे संबंधित स्थान पर ही नियुक्त करना चाहिए। छल कपट को भी यहाँ उपधा शब्द से ही कहा गया है।
इस प्रकार राज्य संचालन से संबंधित सभी विषयों पर विचार किया गया है। अभिप्राय यह है कि राष्ट्र के लिए राजा का अच्छा, सदाचारनिष्ठ, विनयी होना अत्यंत आवश्यक है। यदि वह सद्गुणों से परिपूर्ण नहीं है तो राष्ट्र सुरक्षित नहीं रह सकता है। उनको विनयी बनाने के प्रकार, उनकी रक्षा का प्रकार, भविष्य में होने वाले अच्छे राजा को उत्पन्न करने के उपाय आदि सभी मूलभूत विषयों पर विचार किया गया है। ऐसा कहा जा सकता है कि अन्य अधिकरणों के मूल में यही प्रथम अधिकरण है। आगे के अधिकरणों में इसी की व्याख्या विस्तृतता से प्रस्तुत की गई है। इसी अधिकरण का समुपबृहण है। अतः सभी अधिकरणों के अपेक्षा यह महत्वपूर्ण अधिकरण है। यही कारण है कि पाठ्यक्रम में प्रायः इसका ही सन्निवेश अधिक रूप से किया जाता है और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के संस्कृत साहित्य स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के प्रश्न पत्र 6 क शास्त्रीय साहित्य के अंतर्गत यही प्रथम अधिकरण पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है, क्योंकि इस अधिकरण से राज्य शासन का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस प्रथम अधिकरण का प्रतिपाद्य संक्षेप रूप में इस प्रकार है। इस अधिकरण के प्रथम अध्याय में विषय विशेष का प्रतिपादन न करके संपूर्ण अर्थशास्त्र के परिचय के लिए उनके विषयों का नामतः कथन किया गया है। मात्र निर्देश मात्र किया गया है, जिससे यह ज्ञात हो जाए कि संपूर्ण अर्थशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय क्या है। दूसरे, तीसरे तथा चतुर्थ अध्यायों में विद्या के संबंध में मतभेदों का निरूपण करते हुए चारों विद्याओं की स्थापना की है। मनु ने 3 विद्याओं, बृहस्पति ने 2 तथा शुक्राचार्य ने केवल एक दंड नीति को ही स्वीकार किया है। कौटिल्य ने अपने अलावा बाकी अर्थशास्त्रियों के मतों को भी प्रस्तुत किया है और फिर अपना मत भी प्रस्तुत किया है। कौटिल्य ने आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता तथा दंड नीति रूप चारों विद्याओं को स्वीकार किया है तथा चारों विद्याओं के स्वरूप तथा उनकी उपयोगिताओं का वर्णन किया है। न्याय शास्त्र को आन्वीक्षिकी शब्द से ग्रहण किया गया है। उन्होंने ऋक्, यजु तथा साम वेद को त्रयी शब्द से कहा है। कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य को वार्ता शास्त्र कहा गया है। 5वें अध्याय में स्वयं शिक्षित हो जाने पर भी तत्त विषयों के विद्वानों के साथ गुरु शिष्य भाव संबंध बनाए रखना चाहिए, क्योंकि उससे ज्ञान की वृद्धि होती रहती है तथा प्राप्य ज्ञान भी सुरक्षित रहता है। 6ठे अध्याय में अरिषट वर्ग काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मद तथा हर्ष के त्याग का वर्णन किया गया है। इनका त्याग ही व्यक्ति को इंद्रिय जय बनाता है। 7वें अध्याय में राजा की दिनचर्या का वर्णन है, तो 8वें अध्याय में अमात्यों की नियुक्ति के विषय में अनेक आचार्यों के मतों को सुस्पष्ट करते हुए स्वमत का प्रतिपादन किया गया है। 9वें अध्याय में अमात्य आदि की योग्यताओं का वर्णन है तथा उसी योग्यता के अनुसार तत्त पदों पर नियुक्ति का विधान है। 9वें अध्याय के उत्तरार्ध में पुरोहितों की योग्यता का वर्णन है। 10वें अध्याय में गुप्तचर, 11वें तथा 12वें अध्याय में गुप्तचरों का विशेष विवेचन है, तो 13वें तथा 14वें अध्याय में कृत्य अकृत्य का विचार किया गया है। 15वें अध्याय में संधि, विग्रह,
आदि कार्यों तथा मंत्री परिषद के विषय में विचार किया गया है। 16वें अध्याय में दूतों की नियुक्ति के विषय में प्रामाणिक विचार प्रस्तुत है। 17वें में राजा की रक्षा का विचार है। तो 18वें अध्याय में अवरुद्ध राजपुत्र के प्रति राजा का तथा राजा के प्रति अवरुद्ध राजपुत्रों के व्यवहार के विषय में प्रतिपादन किया गया है। 19वें अध्याय में राजा के दैनिक कर्तव्यों का प्रतिपादन है। तो 20वां अध्याय निशांत प्रणिधि है। यहाँ निशांत शब्द राजभवन का वाचक है। राजभवन निर्माण वास्तु विद्या को जानने वालों की सहमति से ही किया जाना चाहिए। 21वें अध्याय में आत्मरक्षा के उपायों को बताया गया है। इस प्रकार इस अधिकरण में 21 अध्यायों में राजनीति से संबंधित समस्त बातों का वर्णन बड़े विस्तार के साथ में किया गया है।